अमेरिका के अंदर सामने-सामने से ना आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। अमेरिका की जनता का भी और दुनिया की जनता को भी ना ये समझा जा रहा है कि बेवकूफ़ है। फेडरल रिज़र्व अब जो है वो रेट हाइक्स को कहीं न कहीं कोई हिंट दे देगा कि यार बस बहुत हो गया। बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं यार, एक के बाद एक बैंक कोलैप्स हो रहा है, ठीक है? जेरेम पावेल आए, उन्होंने रेट हाइक किया, 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक फिर से इंक्रीज़ हुआ। कहीं पे भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने वाले हैं या रेट कट्स करने वाले हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यूएस जो है वो बहुत सीरियस है अपने उस टारगेट को लेके कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है ना कि 1.5-2% की इन्फ्लेशन की रेंज में होना चाहिए, उसको लाने के लिए कितने ज़्यादा यार जो वहाँ का जो फेडरल रिज़र्व का जो चेयरमैन है वो कितना मतलब लगा पड़ा है यार, कि यार भाड़ में जाए जनता, हम तो इसको इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट में लेके आएँगे। मार्च के अंदर 2 बैंक्स कोलैप्स हुए, उसके पहले फरवरी में कोलैप्स हुआ, उससे पहले क्रिप्टो बैंक कोलैप्स हुआ। क्रेडिट स्विस आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पे हमने उसको टेक ओवर होते हुए देखा। फिर अब हम देख रहे हैं कि लाइन में और भी बैंक्स आ रहे हैं। इसके जो रीज़न्स है ना वो इतने खतरनाक है, इतने भयानक है कि आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। जो इंटेंशन है वो खुद जानबूझ के जो है वहाँ पे जो बैंक्स हैं छोटे-छोटे, उनका कोलैप्स जो है वो कहीं न कहीं वो इंटेंशनल है। हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। अमेरिका के अंदर सामने-सामने से ना आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। अमेरिका की जनता का भी और दुनिया की जनता को भी ना ये समझा जा रहा है कि बेवकूफ़ है, राइट? मतलब आप सोचो कि कल पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो यू नो जेरेम पावेल पे थी कि फेडरल रिज़र्व अब जो है वो रेट हाइक्स को कहीं न कहीं कोई हिंट दे देगा कि यार बस बहुत हो गया। अब हम रेट हाइक नहीं करने वाले, अब हम कोई रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे और कहीं न कहीं एक हिंट मिल जाएगा कि चलो रेट हाइक्स जो है इस साल एटलीस्ट अब आगे चल के जो है वो थोड़ा या तो पॉज़ हो जाएँगे या रेट जो है वो कट हो जाएँगे, थोड़ा-सा कमी आ जाएगी अब कटौती होगी रेट्स के अंदर। ऑलरेडी जो रेट हाइक्स हैं वो इत इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि जिसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है अमेरिका के अंदर, बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं यार, एक के बाद एक बैंक कोलैप्स हो रहा है, ठीक है? तो लोगों की बहुत ज़्यादा आशा थी, पूरी दुनिया में लोग सोच रहे थे कि यार कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कल का जो दिन था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? जेरेम पावेल आए, उन्होंने रेट हाइक किया, 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक फिर से इंक्रीज़ हुआ और बातों-बातों में कोई ऐसा तो नहीं लेकिन बातों-बातों में उन्होंने ये सिग्नल ज़रूर दे दिया कि 2023 के अंदर कोई रेट कट नहीं होने वाला है। कहीं न कहीं जो रेट हाइक्स है वो आएँगे। हाँ, बस थोड़ा-सा ये हो सकता है कि बीच में अब जो है फेडरल रिज़र्व थोड़ा सिचुएशन को देखेगा कि यार अच्छा हमारे रेट हाइक करने से क्या-क्या चीज़ें बिगड़ी है, क्या-क्या चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा-सा पॉज़ सिर्फ़ उस पर्सपेक्टिव से ले, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने वाले हैं या रेट कट्स करने वाले हैं। कोई ऐसा मूड नहीं लगा। इनफैक्ट उन्होंने 2023 का तो क्लियर सिग्नल दिया और ये 2024 में भी स्पिल ओवर हो सकता है। और होता क्या है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यूएस जो है वो बहुत सीरियस है अपने उस टारगेट को लेके कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका के अंदर यार अच्छा है मतलब उन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है ना कि 1.5-2% की इन्फ्लेशन की रेंज में होना चाहिए, उसको लाने के लिए कितने ज़्यादा यार जो वहाँ का जो फेडरल रिज़र्व का जो चेयरमैन है वो कितना मतलब लगा पड़ा है यार, कि यार भाड़ में जाए जनता, हम तो इसको इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट में लेके आएँगे। आप लोग ऐसे सोच रहे हो और आपको सेल भी ऐसे ही किया जाता है। यूएस के अंदर आप सोचो कि बैंक्स एक के बाद एक कोलैप्स हो रहे हैं। क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? सीधी-सी बात है कि फेडरल रिज़र्व के जो रेट हाइक्स पड़े, उसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और कौन से बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं? छोटे-छोटे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और एक के बाद एक कोलैप्स कर रहे हैं। मार्च के अंदर 2 बैंक्स कोलैप्स हुए, उसके पहले फरवरी में कोलैप्स हुआ, उससे पहले क्रिप्टो बैंक कोलैप्स हुआ। क्रेडिट स्विस आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पे हमने उसको टेक ओवर होते हुए देखा। फिर अब हम देख रहे हैं कि लाइन में और भी बैंक्स आ रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है फिर भी रेट जो है वो उसको कट क्यों नहीं कर रहा? रेट हाइक्स पे फिर भी प्रतिबद्ध क्यों है? क्यों इतनी सख्ती अपनाई हुई है? इसके जो रीज़न्स है ना वो इतने खतरनाक है, इतने भयानक है कि आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। जो इंटेंशन है, वो खुद जानबूझ के जो है वहाँ पे जो बैंक्स हैं छोटे-छोटे, उनका कोलैप्स जो है वो कहीं न कहीं वो इंटेंशनल है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार एक के बाद एक बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ये एक इंटेंशनल मूव भी हो सकती है। बट इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? क्या इंटेंशन है? उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि अच्छा, तो ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, ठीक है? ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी
और स्क्रीन शेयर करने के बाद आप ये देख सकते हो कि कल 25 बेसिस पॉइंट से जो रेट हाइक हुए, ठीक है? और इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ की गई, विल टेक डेटा डिपेंडेंट अप्रोच टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ फर्दर रेट हाइक्स। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली उन्होंने ये बोला कि देखिए हम डेटा देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ा, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है? फिर हम ये भी देखेंगे कि ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, क्या वो अपनी सप्लाई कम तो नहीं कर रहे? अगर उन्होंने सप्लाई कम कर दी अपनी और प्रोडक्शन को, जो ऑयल की प्रोडक्शन को अगर कम कर दिया तो क्या होगा? इन्फ्लेशन फिर से वापस आ जाएगा, फिर से यूएस की इकोनॉमी में वहां से रेट उनकी सप्लाई कम कर देने से, क्योंकि अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है पेट्रोलियम का, तो यहाँ पे पेट्रोल जब महंगा मिलेगा, पीछे से डीजल महंगा मिलेगा, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर फिर से चीजें महंगी हो जाएगी, तो इसलिए वो भी हमें ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दिया। और उसके बाद देन विल विल थिंक अबाउट इट, बट एक चीज क्लियर कर दी कि कहीं पे भी किसी भी लेवल का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम रेट कट्स को प्लान कर रहे हैं, कोई या रेट्स को कम कर देंगे, ठीक है? और एक और चीज बोली उन्होंने, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बोला कि भाई हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल साउंड है, रेजिलिएंट है, अमेजिंग है, ठीक है? और यू नो ये जो चीज बोली, लेकिन ये जैसे ही इनकी स्पीच खत्म हुई, सच्चाई ये सामने आ गई। आप ये ज़रा सच्चाई देखिए कि एक एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह जो है वो बैंक्स कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखो, पैक वेस्ट 60% डाउन उसका जो स्टॉक प्राइस है, वेस्टर्न अलायंस 30% डाउन, मेट्रोपॉलिटन बैंक 20% डाउन, वैली नेशनल बैंक 15% डाउन, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ पे जो बैंक्स की जो इंडेक्स है या बैंक्स के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अरे कितने बैंक्स वहाँ पे कोलैप्स होने को आ गए। आप देखो कि बैंक्स कोलैप्स होने की लिस्ट थम ही नहीं रही है। मतलब आप देखो कि 1 मई 2023 को भी रिसेंटली फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है उसको जेपी मॉर्गन ने एक्वायर किया, सिग्नेचर बैंक को फ्लैगस्टर बैंक ने एक्वायर किया, सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन्स बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने एक्वायर किया। तो एक के बाद जो एक है, ये बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं और उनको कोई एक बड़ा बैंक है जो उसको बाय आउट कर रहा है। ये इस सिचुएशन पे मैं बाद में आऊँगा, कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि छोटे बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं और बड़े बैंक्स उनको टेक ओवर कर रहे हैं। इसके पीछे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे में दिख रहा है कि यार हमारे इतने, मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेट हाइक्स इस तरीके से एकदम इतने बड़ा रेट हाइक्स कर दिए हो बैक टू बैक। अगर आप देखो, ये स्टेडी स्टेप्स लिए गए हैं 2022 अप्रैल से, अगर आप देखो रेट्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाया गया और अब 5.25% के आसपास जो है वो रेट बढ़ गया, जबकि इसके इसका जो इम्पैक्ट है आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर देख रहे हो। इस टाइम जो 5.25% इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन 5% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.5% है। अब ये जो पूरी दुनिया हैरानी कर रही है कि यार ये एक के बाद एक जो एक के बाद एक बैंक जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन ये रेट रेट फिर भी कम नहीं हो रहे। इसके पीछे जो कुछ रीजंस जो है वो बालाजी ने अपने थॉट्स दिए यहाँ पे। बालाजी का ये कहना है कि whether it's intentional or emergent, this is indeed what's happening, a backdoor nationalization of the banking system, ठीक है? इनका ये कहना है, बालाजी का ये कहना है कि इसको आप इस तरीके से समझिए, मैं स्क्रीन को अभी हटा देता हूँ, फिर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से फोकस से होके इस बात को समझिए। देखिए, यूएस के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है? और करीब 4,500 के करीब आसपास बैंक्स हैं, लेकिन जो टॉप बैंक हैं, जिन जो सबसे बड़े बैंक हैं, वो करीब 5-6 बैंक्स हैं, ठीक है? अगर मैं आपको स्क्रीन दिखा भी देता हूँ, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा एक क्लैरिटी होगी, ठीक है? टॉप बैंक्स इन यूएसए, ठीक है? तो मैंने अमेरिका की एक लिस्ट शेयर करता हूँ, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मामला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वीडियो का, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने विकिपीडिया पे डाला, लिस्ट ऑफ बैंक्स इन द यूनाइटेड स्टेट, लार्जेस्ट बैंक्स इन द यूनाइटेड स्टेट। आप देखो, जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा एसेट है, ठीक है? बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, वेल फार्गो,
गोल्डमैन सैक, अगर आप मॉर्गन स्टैनली तक देखो तो यही कुछ बैंक्स हैं जिनकी आप मार्केट कैप भी देखो थोड़ी डिसेंट 182 बिलियन, जेपी मॉर्गन की 488 बिलियन, और एसेट अगर आप देखो बिलियंस में तो 3 ट्रिलियन के आसपास एसेट इसके पास है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास 3 ट्रिलियन है, वेल्स फार्गो 1 ट्रिलियन। अगर आप देखो तो 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट जो है वो सिर्फ 6 बैंकों के पास है। बाकी बैंक्स अगर आप देखो तो 500, 600, और ये लिस्ट अगर आप देखो तो बहुत छोटे-छोटे बैंक हैं, मतलब 30 बिलियन, 25 बिलियन, 20 बिलियन, 19 बिलियन, मतलब जो 100 नंबर पे जो बैंक है, उसके पास 20 बिलियन है उसके पास जो एसेट्स है। और अगर वैसे आप देखो तो टोटल 400 4157 कमर्शियल बैंक्स हैं यूएस के अंदर। ठीक है, तो यूएस के अंदर क्या है कि इतने बैंक क्यों प्रॉस्पर हुए कि वहाँ पे ना एक तरीके से फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी मतलब वहाँ पे अलाउ किया जाता है स्टार्टअप्स को और बैंक्स को, आपस में मिल, मतलब वहाँ पे ना एक कॉम्पिटिशन है, बैंकिंग लाइसेंस रिजीम ये सब यूएस के अंदर आसान रखा। इस वजह से क्या है कि जब इनोवेशन हुई, काफ़ी सारी इनोवेटिव बैंकिंग के अंदर भी इनोवेशन आई, काफ़ी सारे लाइसेंस इश्यू किए गए और बहुत सारा वो बैंकिंग फ्लरिश किया। अब जब इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम जब फ्लरिश कर जाता है किसी देश में, तो ऑब्वियसली जब आप कुछ कंट्रोल करना चाहो तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, क्रिप्टो को जेपी मॉर्गन अकाउंट नहीं दे रहा था, या अमेरिकन एक्सप्रेस अकाउंट नहीं दे रहा था, या कोई और बैंक का वेल फार्गो अगर अकाउंट नहीं खोल रहा था, क्रिप्टो कंपनीज ने नीचे जाके और छोटे छोटे बैंक से अकाउंट ले लिए, कंट्रोल खत्म हो गया ना। मतलब अगर सपोज अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यार इनको क्रिप्टो कंपनीज को अकाउंट मिले, लेकिन छोटे-छोटे बैंक्स देने लग गए। और भी जब इतना बड़ा जब एक तरीके से बैंक्स इतने डिसेंट्रलाइज़ हो गए, डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब कंट्रोल नहीं, लेकिन जब इतने सारे बैंक्स हो गए तो उनको कंट्रोल करना, उन पॉल एक चीज़ का कंसेंसस बनाना, कंट्रोल करना, ट्रांज़ैक्शंस की मॉनिटरिंग करना, ट्रांज़ैक्शंस पे कंट्रोल करना, किसी अकाउंट को फ्रीज़ करना, ओपन करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो यूएस के अंदर माना ये जा रहा है कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी बैंक्स कोलैप्सिंग एंड स्टिल फेडरल रिजर्व रेट कट नहीं कर रहे, रेट को बढ़ाया जा रहा है। 2023 में फिर से कह रहा है मैं और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब दिख रहा है कि आने वाले समय में और 10-15 बैंक्स जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं, फिर भी ऐसा सिग्नल देना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के भी हो रहा है। जानबूझ के का मतलब ये है कि जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं उनको एक अम्ब्रेला जैसे कि जेपी मॉर्गन या 1-2 बैंक्स के अंदर ले आओ, ताकि जो पूरी बैंकिंग प्रणाली है उस पे बेहतर कंट्रोल हो सके। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि कल को गोइंग फॉरवर्ड अगर यूएस को सीबीडीसी लॉन्च करनी है या फेड नाउ करके लॉन्च करना है या कोई भी डिजिटल डॉलर लॉन्च करना है जिसमें वो फियाट करेंसीज को वो खत्म करना, पेपर करेंसी को खत्म करके कोई डिजिटल करेंसी अगर रोल आउट करनी है या सीबीडीसी रोल आउट करना है या फेड नाउ रोल आउट करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक, जो फेडरल रिजर्व के, आप ये समझ लो कि इतना बड़े बैंक्स हो जाएँगे, अगर 1 या 2 बैंक होंगे, अगर अमेरिका में सोचो कि वो फेडरल रिजर्व से भी बड़े हो जाएँगे। शायद वो कांग्रेस की को भी की बात सुनना भी वो गवारा ना करें। इतने बड़े बैंक्स करने के बाद लोगों पे जो कंट्रोल करना, जो बैंक्स के थ्रू जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है, जो बैंक्स के थ्रू जो पॉलिसी कोई रोल आउट करनी है, कंट्रोल मैकेनिज़्म रोल आउट करना है, सीबीटीसी रोल आउट करना है, कोई फेड नाउ रोल आउट करना है, किसका अकाउंट खोलना है, किसका अकाउंट बंद करना है, किसके अकाउंट पे कैसी मॉनिटरिंग, ट्रांज़ैक्शंस की मॉनिटरिंग, और जो सिंगल हैंडेड एक सिंगल पॉइंट पे अगर डिसीजन लेना हो, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना, ये सारी चीज़ें एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम, एक सेंट्रलाइज़्ड बैंक, एक नेशनल बैंक के थ्रू करना आसान है रादर देन 4,500 बैंक्स के थ्रू किसी काम को करना। ये एक इंटेंट ऐसी लग रही है, और ये वहाँ पे जो काफ़ी बड़े-बड़े जो अर्थशास्त्री हैं और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली हाई स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, जिनका जो थिंक टैंकर्स हैं जहाँ पे, उनका ये मानना है कि इसके पीछे एक ये इंटेंट हो सकती है। और अगर ऐसा है तो आप ये देख सकते हो कि यूएस में गोइंग फॉरवर्ड रेट हाइक्स होते रहेंगे, क्योंकि इंटेंट ये है कि बैंक्स को अगर वैसे कोलैप्स करते, वैसे टेक ओवर करते तो पॉसिबल नहीं था, रेट भी अच्छे देने होते। जेपी मॉर्गन को सोचो कि ₹100 की चीज़ ₹20-20 ₹30-30 में मिल रही है, क्योंकि जब कोई बैंक कोलैप्स होता है, वो सरेंडर करता है, वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करता है, तो उसको वो रेट नहीं मिलता है जो आज आप जाओगे और खरीदना चाहो तो आपको रेट हाई मिलेगा। लेकिन जब बैंक्स कोलैप्स होने लगते हैं तो आपको सस्ते में चीज़ मिल जाती है।
क्या-क्या चल रहा है ना दुनिया के अंदर, हैं? कई बार सोचते हैं तो दिमाग घूम जाता है कि जो दिखता है वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में पर्दे के पीछे की कहानी क्या है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि पर्दे के पीछे की कहानी यही है जो मैं कह रहा हूँ और ये मेरी खुद की बनाई हुई कहानी नहीं है। वहाँ के काफ़ी सारे अर्थशास्त्री और जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअली जो साउंड लोग हैं उनकी एक बात है। लेकिन हमने ये देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे यूएस के अंदर कहीं न कहीं बैंकिंग जितने नंबर ऑफ बैंक ज़्यादा थे, उसको कहीं न कहीं वो सेंट्रलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और एक बेहतर कंट्रोल मैकेनिज़्म की एक कोशिश की जा रही है फ्यूचर के अंदर। आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? दिमाग खुला कि नहीं खुला? जो चीज़ दिख रही है क्या वही चीज़ है या कुछ और है या आपके कुछ और ओपिनियन है? उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट हमेशा से इस चैनल का एक ही रोल रहा है, जो न्यूज़ है, वो बताने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन न्यूज़ की असलियत क्या है? न्यूज़ की एनालिसिस क्या है? वो बहुत कम सोर्सेज़ है जहाँ से आपको न्यूज़ की वेटेज न्यूज़ न्यूज़ के पीछे की जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ की एनालिसिस है, जो रियल चीज़ है, वो बताने के लिए आपको कोई नहीं है। अगर आपको पसंद आया कंटेंट तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, राइट? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने सर्कल में। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।